ख़वातीनो हज़रात, आज की इस महफ़िल ए हॉबी डू बी डू में मैं तनय मल्हारा आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सर सही कहा मैंने? मैं पढ़ के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सर जितना माहिर नहीं हूँ उर्दू भाषा में, शायरियों में। आज का अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सेशन और इंटरव्यू किसके ऊपर होने वाला है, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन के बारे में कर देता हूँ। तो आज हम शायरियों को सूत्र संचालन में, मतलब कंपेयरिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका महत्व क्या है, उस विषय पर बात करेंगे। और उसके लिए मेरे पास, मतलब हमारे पास एक बहुत ही उम्दा गेस्ट आए हैं, जिनके लिए मैं वापस पढ़ के एक शायरी सुनाता हूं और आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि अगर मैं उनका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने लगूं तो सर हमारे 25 मिनट उसी में निकल जाएंगे। तो सर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक छोटा सा शेर पढ़ता हूं। बेशक बेशक। एक ऐसा सितारा जो आसमान ढूंढता है, एक ऐसा सितारा जो आसमान ढूंढता है, लफ्ज़ों का सही रुतबा सही मकाम ढूंढता है। क्या बात है, बहुत खूबतन है। बात को कहने का है अंदाज उसका जुदा, बात को कहने का अंदाज है उसका जुदा, वो शायर की शायरी में सारा जहान ढूंढता है। बहुत। इस तरीके से हमारे जो सर है उनका, अब मैं आपको बताता हूँ, 2 हिस्सों में सर बटे हुए हैं। हम या तो सर को जानते हैं कि सर एक रिसर्चर है, उन्होंने बेसिकली उनका क्वालिफिकेशन एक बहुत ही जाने माने इंस्टीट्यूट HBTI कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग किया है, MTech, BTech और PhD, और वो पूर्व उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के HOD रह चुके हैं केमिकल इंजीनियरिंग में ही, ऑयल टेक्नोलॉजी के। Yes. और रिसर्च गाइड भी रह चुके हैं। ये उनका एकदम ही वो नहीं होता है राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, तो ये उनका वो वाला हिस्सा था, एकदम पढ़ाकू, एकदम ही रिसर्च, एकदम स्मार्ट वाला। उसका एक कॉन्ट्रास्ट है कि सर एक बहुत ही उम्दा कंपेरर है, सूत्र संचालक है, और उनका एक यूनिक स्टाइल है कि वो कोई भी बात सीधी तरीके से नहीं कहते हैं, वो उसके साथ शायरी जोड़ देते हैं। तो मैंने बहुत इन लोगों का टाइम ले लिया है सर, मेरी बातें सुनने नहीं, हम आपकी बातें सुनने आए हैं। तो मैं सबसे पहले एक सवाल से शुरू करता हूँ, आपका सूत्र संचालन में प्रवेश कैसा हुआ? सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। वाह। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, हम उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। क्या बात है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, हम उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, और सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं। वाह। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सितारे शब को जमीन पर उतर के देखते हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सितारे शब को जमीन पर उतर के देखते हैं। और ये जो अगला शेर है तनय, तुमको मैंने उर्दू पढ़ाई भी है, सिखाई भी है, तुम्हें 90% अल्फाज आते हैं, लेकिन ये जो अगले शेर में एक लफ्ज़ है वो कबा है। कबा, कबा कहते हैं फूल की पंखुड़ी को। अच्छा। फूल की पंखुड़ी को। अब ये शेर देखिएगा, ये अहमद फराज साहब हैं, जिनकी रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए ये गज़ल पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, उन्हीं अहमद फराज की ये गज़ल है। तो वो आगे कहते हैं कि सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है। क्या बात। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। वाह। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। और जिसलिए ये मैंने सारे शेर कहे, वो आखिरी शेर के सुना है बोलें तो बातों से फूल झड़ते हैं। क्या बात। सुना है बोलें तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है। ये शौक मुझे ये कंपेयरिंग में ले आया, एंकरिंग में ले आया, क्योंकि जब कोई अच्छा बोलता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं चाहता था कि उसको सुनता रहूं
और जब कई हजार लोग एक मजमे में एक अच्छे एंकर को सुनते थे तो मुझे लगा कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे डेवलप हुआ, एंकरिंग की फील्ड में गया और आज ऊपर वाले की दुआ से मुझे भी लोग दिल लगा के सुनते हैं। दिल लगा के? सर आपने महफिल बना दी। हम तो इंटरव्यू लेने आए थे, मुझे पता नहीं था यहाँ महफिल बन जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। क्या सर आपने क्या मैं उर्दू कहता नहीं हूँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि बखूबी से आपने क्या बात कहा है। थैंक यू। सर मैं अगले सवाल पर चलूंगा। बिल्कुल। पर उसके पहले मैं लोगों को वापस बता दूं कि जिनको पता नहीं हो उस्मानी सर किस खेत की मूली हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब वो राष्ट्रपति थे उनके 2021 में उनके लिए परफॉर्म किया है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे शक्ति कपूर सर, पद्मिनी कोल्हापुरी मैम और बड़े बड़े इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स के सामने जब वो ऑफिस में थे, सब बैठे हुए हैं नीचे और ओस्मानी सर ऊपर, उनकी बातें सब सुनते थे और ताली बजाते थे, जिसका हमने छोटा सा झलक तो अभी देख लिया। सर आपका ये जो स्टाइल है, जो शेर व शायरी का स्टाइल है, ये बहुत ही यूनिक है। मुझे मतलब मैंने जितने भी एंकरिंग्स देखी हैं उसमें कोई करता नहीं है। तो ये आप तक पहुंचा कैसे या ये इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? मुझे देखिए, मैं कानपुर को बिलोंग करता हूं और वहीं से मैंने बीटेक एमटेक और पीएचडी किया है। जिस वक्त मैं स्टूडेंट था 12th क्लास का और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मैंने अपनी कंपेयरिंग से कानपुर शहर में एक जगह बना रखी थी। अच्छा। और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद जो पहला प्रोग्राम हुआ, उस कार्यक्रम में जो ऑर्केस्ट्रा आया उसमें मैं ऑलरेडी उनका ऑफिशियल अनाउंसर था। अच्छा। अब ये डेवलप कैसे हुआ कि ये जो मैंने आपको शौक बताया उसकी वजह से मैं धीरे धीरे इस फील्ड में उतरता गया। बहुत यंग एज से मैं स्टेज पर आया और मेरे फादर को 94 ईयर्स की एज, अभी तक शुक्र है वो जीवित हैं, जिंदा हैं, शायरी की वजह से। उन्होंने मुझ में शायरी का शौक़ लाया। मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने शौक़ लाया। हर जितने भी ऑर्केस्ट्रा में या कहीं भी जो अनाउंसर्स थे, उनकी एक बिल्कुल टिपिकल सी स्टाइल थी, वो वैसे ही करते थे। मैंने अपनी शायरी को जोड़ा एंकरिंग में और उस वक्त कानपुर का जो नंबर 1 का ऑर्केस्ट्रा था द हेलियंस, उनमें प्रशांत चटर्जी दादा थे। उन्होंने मुझसे एक बार एक कार्यक्रम के बाद ये कहा कि दिस इज़ योर यूनिक स्टाइल, एवरीबडी इज कॉपिंग समबडी एल्स, आप इससे करते रहो, कामयाब होगे। दादा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सच है। जी सर। और मतलब जैसे हम सब जानते हैं कि आपकी एक यूनिक स्टाइल है, आप सर, पर आप यूनिक स्टाइल ही नहीं है सर की। सर का वो जो प्रेजेंस है ना, जो स्पॉन्टेनिटी कहते हैं, मतलब अभी सर आपने, मुझे नहीं लगता मैंने आपको अभी सवाल पूछा, मैंने तो आपको पूछा भी नहीं, आपने एक बैठे बैठे एक शायरी सुना दी। तो वो जो स्पॉन्टेनिटी है सर, और वो उसके लिए क्या प्रेपरेशन है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो टैलेंट है या हार्डवर्क है सर, ये कैसे कर लेते हैं आप? इसके बारे में थोड़ा क्राफ्ट पे आप कैसे करते हैं, ये बताएंगे हमें। देखिए, मैं वाहिद ऐसा व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ, जो दूरदर्शन आकाशवाणी पर भी लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये स्क्रिप्ट से जाएंगे तो बात नहीं आएगी। इवन बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी मुझको ये फ्री कर दिया जाता है कि बिल्कुल फॉलो मत करिए। आप क्या, मैं आया, अगर मैं यहाँ पर आने से पहले 20-25 शेर अपने दिमाग में रख करके आता, मुझे क्या पता कि सामने कौन है, मुझे क्या पता कि पर्दा सफ़ेद है कि लाल है कि काला है। जब माहौल में हम बैठते हैं तब जो शेर आता है वो उस पर फिट बैठता है। और हम पहले से पढ़ के आए, वहाँ पता चला कितनी लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने दाढ़ी वाले हैं, कितने बिल्कुल यंग हैं, हमें मालूम नहीं। हम कोई शेर वहाँ पर ढूंढ करके आए, पता चला 90% ऑडियंस यंगस्टर्स की है। तो मेरा एक तरीक़ा है कि मैं बग़ैर तैयारी के वहाँ जाता हूँ और वहाँ के माहौल, वहाँ की बातचीत, उनसे जो शेर मेरे जहन में आते हैं उनको वहाँ मैं अपने आप कर लेता हूँ। ऊपर वाले की दुआ से हज़ारों शेर मेरे पास कैद हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि कभी कभी मैं खुद भी चौंक जाता हूँ कि वो शेर मेरे जहन में कैसे आ गया उस माहौल की वजह से। सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, मतलब आपने क्या, आप किस तरीके से होमवर्क करते हैं आपका, मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं है कि
इस इंटरव्यू में आए हैं तो 25 शेयर लर्न करके आए हैं, सोच के आए हैं, आप इम्प्रूव करते हैं, एकदम ही वहाँ करते हैं। तो इसके पीछे भी सर एक बहुत, आपने जैसे कहा आपके पास 1000 शेयर तो बैठे हुए हैं, वो कैसे, क्या पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं? अगर हम में से किसी को इंटरेस्ट है, डेवलप किया है, तो उसके बारे में बताइए सर कि अगर क्या है मटेरियल, कहाँ से उत्पत्ति होनी है इन सब चीज़ों की? देखिए, इसकी सबसे बड़ी इसमें जो बात है वो ये है कि मैं बाद में शायरी भी करने लगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से में मैं पढ़ता रहा। और जिस वक्त मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, तब तक मैं हज़ारों शेर बोल चुका था स्टेज पर। अपनी ज़िंदगी में मैंने अपना एक शेर खुद का तब लिखा। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले पढ़ो। पढ़ना भरना होता है और लिखना छलकना होता है। जब पढ़ लोगे तब छलकोगे। सैकड़ों हजारों शेर पढ़ते रहो इधर उधर, जब पढ़े रहोगे उसमें से सब चले जाएंगे, लेकिन जो एक छलकेगा वो कमाल का शेर होता है। बहुत से शेर पढ़ता हूँ, जहन में रखता हूँ, और उसमें से इसीलिए वो शेर आ जाता है क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा है तो आपके पास मौके के हिसाब से भी शेर रहेगा। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ आपका कोई ऐसा फेवरेट शेर या ऐसा फेवरेट शायर रहे हैं उनके बारे में, या उनका एक शेर बस इस कुछ आप कह सकते हैं अभी? क्योंकि आपकी सर, एक तो सर की आवाज़ इतनी भारी है ना, और सर के से ऐसा लगता है सर बात नहीं महफिल ही कर रहे हैं। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि कोई है एक ऐसा फेवरेट शेर, शायर जिसकी आप शायरी अभी बोल सकें। देखिए, ऐसा है, पोएट्री रिसाइटेशन इज द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑफ पोएट्री। जी, कवि सम्मेलन में, मुशायरे में, मंच पर जब हम कोई चीज़ को, कोई शेर पढ़ते हैं तो उसके साथ ड्रामा भी चाहिए। और वो ड्रामा कितना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ जब आप पेश करें तो उसके अंदर जान आती है। ऊपर वाले की दुआ से बहुत कम उम्र में मुझे शायरी का शौक़ आ गया था। 12th में मैं जब पढ़ता था तो आप यकीन नहीं करोगे, तने 4-5 दोस्त चंदा करके लखनऊ कानपुर से जाया करते थे बस से मुशायरा सुनने के लिए। खुमार बाराबंकी साहब को वहाँ पर सुना, राहत इंदौरी साहब को वहाँ पर सुना। ये शायर ऐसे हैं जिनके सामने इनको लाइव अगर आप सुन लिया, अभी तो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी सुनिए, लेकिन अगर आपने लाइव इनको सुना है, इनके स्टाइल को सुना है, तो आपके अंदर खुद ब खुद वो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन आ जाता है। बहुत ज़रूरी है। तो आप उनसे, मतलब आपने उनको देखा, फिर राहत सर को देखा, फिर आपने कुमार बाराबंकी सर का नाम लिया, उनको देखा, उनसे वो आपके शायद फेवरेट शायर रह चुके हैं। उनके सर आप कोई एक शेर आप कह सकते हैं? देखिए, इनके शायर तो इनके अशार मैं कहता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। अभी आपने जिक्र किया तो मैं तो आपको अपने प्रोग्राम्स में से वो निकालूंगा शेर, जब बहुत काम आया वो शेर। राहत इंदौरी गज़ब के शायर हैं, हर तरह से लिखा है उन्होंने। हमारी यूनिवर्सिटी का एनुअल फंक्शन था, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो बेस्ट टीचर्स अवार्ड दिए जा रहे थे। उसमें से बेस्ट टीचर्स अवार्ड टू द न्यू इनकम्बेंट, जो पहली बार आया है, बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं, बहुत बड़ी बात है पूरी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में अवार्ड देना। उस फंक्शन को मैं बहुत बार अनाउंस कर चुका हूँ जब तक था, अब भी बुलाया था। तो उस प्रोग्राम में न्यू इनकम्बेंट, जब एक लड़के का नाम लिया गया, नया नया लेक्चरर ज्वाइन किया था, तो मैंने जैसे ही उसका नाम लिया वो चल दिया। बाई चांस उसके भी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, और उस वक्त इंसान को याद नहीं रहता कि बीवी भी साथ है। तो ये साहब चल दिए, और मुहतरमा बेचारी बीवी जो थी वो बड़े पशुपेश में पड़ गई, क्या करे, खड़ी हो या ना खड़ी, किसी ने इशारा किया और वो खड़ी हुई। तब सारी पब्लिक को दिख गया कि क्या हो गया। शुरू का 50% मैंने देखा था, अब बाकी लोगों को भी पता चल गया कि ये चल दिए हैं, बीवी साथ में। हर लोग अपनी बीवी को लेके जाते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं। कैसे तने मुझे वो शेर याद आ गया। मैं आज तक राज साहब के साथ में बगल में बहुत बार बैठा हूँ, क्या बात हुई, कैसे हुई, ऑटोमेटिक मेरे जहन में वो शेर आ गया। अब सुनो, इस मौके के हिसाब से,
जैसे ये हुआ, मैं सोच रहा था, तब तक मैं वो जो टीचर यंग ने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा। अजीब सा लगा ना। हाँ। ये लेके चले। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। क्या बात है। जोरदार तालियां। जो वो उसका जो टीचर, उसको बड़ा अजीब सा सीन हो गया था। हाँ। उसको अजीब सा फील हो रहा था। पूरे हॉल में जोरदार तालियां और कॉन्फिडेंस। भाई इतना बड़ा प्राइज जीता था, कॉन्फिडेंस से वो उस पर चढ़ने लगे मंच के ऊपर। और जब तक मैं चीफ गेस्ट के पास पहुंचे, राहत राहत हाँ। राहत की गजल का दूसरा शेर याद आ गया। और वो ये था, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। अब वो प्राइज ले रहा है। हाँ। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। वाह, क्या बात है। तो ये है कैसे चीज़ें याद आती हैं, कहाँ याद आती हैं। हाँ। उस दिन मुझे प्रोग्राम के बाद भी लोगों ने कहा कि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन को आपने कितना अच्छा बता दिया। इवन द वाइफ, बिल्कुल यंग वाइफ जो थी उस टीचर की, वो भी मेरे पास है कि सर बड़ा अच्छा लगा जैसे आपने वो बात कही। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। सर जैसे कि आपने एक किस्सा कहा कि ऐसे शायरी, और आपने सिचुएशंस को कैसे, मतलब डूबती नैया को आपने ना उसको ऊपर ला दिया वापस। ऐसे सर शायरी का आपको महत्व क्या लगता है? मतलब जो हमारा आज टॉपिक ही है कि सूत्र संचालन में शायरी में आपको क्या मदद हुई है या क्या महत्व लगता है, इस विषय में सर आपका क्या कहना है? देखिए, महत्व सबसे बड़ा ये है कि किसी भी भाषा की शायरी हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, मराठी हो, हिंदी हो, सौभाग्य से तना ये चारों भाषाएं मैं जानता हूँ। इसका मुझे बहुत फ़ायदा है। 4 भाषाएं जानने से आप एक भाषा की पढ़ी हुई चीज़ यदि दूसरे भाषा के जानकारों में प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए वो नया भी होता है। तो कम शब्दों में अपनी बात कहना, ये शायरी की खूबी होती है। जी। और जब हम किसी चीज़ में, कोई प्रोजी हो रही है, चीज़ बहुत लंबी जा रही है, तो ऑडियंस थोड़ा अजीब सा फील करने लगता है। वहाँ पे शायरी बहुत काम आती है। अब से फॉर एग्जांपल रिज्यूमे बहुत पढ़े जाते हैं, बायोडाटा। अब उसका परिचय पढ़ा जा रहा है। जो इतने बड़े कार्यक्रम में चीफ गेस्ट आया है, जाहिर है उसका परिचय बड़ा है, होता भी है, बहुत काम किया होता है। उसको हम शॉर्ट करते हैं। आमतौर पे किसी दूसरे को बुलाया जाता है, कभी कभी मैं भी पढ़ता हूँ। अब जब वो रिज्यूमे पढ़ा जा रहा है, बायोडाटा पढ़ा जा रहा है, परिचय पढ़ा जा रहा है, तो लगता है कि लंबा हो रहा है, क्या हो रहा है। उस पर मैं एक शेर सैकड़ों बार जिंदगी में इस्तेमाल कर चुका हूँ, कभी मिस नहीं हुआ। हजारों लफ्ज, हजारों खिताब दे देंगे, हजारों लफ्ज, हजारों खिताब दे देंगे, मैं तुझको लिखूं तो कागज जवाब दे देंगे। मैं तुझको लिखूं तो कागज जवाब दे देंगे। हंड्रेड्स ऑफ टाइम मुंबई में, दिल्ली में, कानपुर में, पूरा इंडिया घूमता रहता हूँ। जहाँ भी ये इस्तेमाल करो, तालियां बजती ही बजती। सर है ही, मुझे सर आप मुझे कह देते, मैं आपका इंट्रोडक्शन ऐसे करवा देता। ये कितना अच्छा शेर है इंट्रोडक्शन के लिए। तो मुझे सर ऐसा, मैंने आपके ना 1-2 परफॉर्मेंसेस, और मैं परफॉर्मेंस ही कहूँगा, आपके ना मैंने 1-2 फंक्शंस देखे हैं, और मैं एक सब लोगों को 1-2 फंक्शंस में तुमने पार्टिसिपेट भी किया है, मैंने कंपेयरिंग करी है, गवर्नमेंट फंक्शंस में भी और कई जगहों पर, और राइट। जरूर। तो वहाँ मैं कहता हूँ कि सर ये तो आपने मेरे ही ऊपर ला दिया। मैं कह रहा था कि भले ही प्रोग्राम इतना अच्छा ना हो, पर सर की शायरी सुनने के लिए लोग जरूर आ जाते हैं, क्योंकि सर का प्रोग्राम ही इतना अच्छा होता है। और अगर कोई लक बाय चांस मेरे जैसा अच्छा परफॉर्मर आ भी जाए, तो सर की शायरी उसको ना 4 चांद लगा देती है। ये सर की एकदम ही खूबी है। तो सर मैं बस इस इंटरव्यू को बस अंत कर ही रहा हूँ। इसमें अंत में मैं सर आपको 2-3 चीज़ें हैं, या हम एक आपकी कोई मनपसंदीदा शायरी से एंड कर सकते हैं, या फिर हम आपका कोई एक किस्सा ऐसा है जो आपको शेयर करना हो, जो हम बातचीत में नहीं कर पाए, उससे एंड कर सकते हैं, या आप कोई मैसेज देना चाहो लोगों को, उससे हम एंड कर सकते हैं।
आपके ऊपर। समय कितना है तने हमारे पास? हमारे पास सर समय समझ लीजिए 3 से 4 मिनट का। हाँ, तो मैं तीनों काम कर दूंगा। पहला ये कि ये शायरी का इस्तेमाल हमारे एक प्रोफेसर, उनका रिटायरमेंट के भी कई साल बाद उनका सत्कार किया जा रहा था एक जगह पर। उस कार्यक्रम का सूत्र संचालन मैं कर रहा था, आगरा में था वो प्रोग्राम। और वो प्रोफेसर जब अपना पुरस्कार सत्कार स्वीकार करने के लिए चल रहे थे स्टेज पर, तो लड़खड़ा के गिर गए। अच्छा। हमारी यंग एज में उन्होंने मुझको पढ़ाया था। हाँ। और मैंने देखा था कि किस तरह से क्या मजबूत यंग थे। हाँ। हम स्टूडेंट्स थे, कितनी मजबूती से, कितने कॉन्फिडेंस से वो पढ़ाते थे। अजीब सा हो गया, उनको भी अजीब सा लगा। उतनी देर में मुझे शेर याद आ गया, आप सब ने सुना होगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। क्या बात। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। क्या बात। पूरे हॉल में जो एक माहौल था, लोग दया की तरह देख रहे थे, तालियां बजने लगी और सर इतने कॉन्फिडेंस से उठे, मेरी ओर देखा और मेरी पीठ पर हाथ रख करके सत्कार करने के लिए, अपना स्वीकार करने के लिए गए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर आप अच्छा शेर अच्छी जगह पर कर दें। कभी कभी प्रोग्रामों में क्या होता है कि डिले हो जाता है। सही बात। पता चला कि बुके अनाउंस कर दिया गया कि फना फना का सत्कार करेगा। हाँ। और जो बेचारी टीम है वही बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में आ ही नहीं पा रहे हैं। लड़कियां तैयार हैं, क्या लाना है नहीं लाना है क्या है। तो अब ऐसे मेरे साथ बहुत हुए, तो उसके लिए भी रखने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि वो ना हो। तो फूल तोहफे में 4 लाए हैं। अभी आ नहीं रहा है तो उस बीच में। हाँ। फूल तोहफे में 4 लाए हैं, यूं समझिए बाहर लाए हैं, मेहरबा तुम कबूल कर लेना। हाँ। जिंदगी भर का प्यार लाए हैं। क्या बात है। इस तरह से होता है। और आखिर में आपने कहा कि संदेश। हाँ। तो मैं जितने लोग, मैं सूत्र संचालन की उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में के द्वारा, अब KBC NMU द्वारा वर्कशॉप होती है और उस वर्कशॉप का मैं परमानेंट रिसोर्स पर्सन हूँ। तो उस वर्कशॉप में मैं बच्चों को बताता हूँ, आप अटेंड भी करिए। अगर आप सूत्र संचालन करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जिस ज़बान में कर रहे हैं उसके अलावा किसी एक ज़बान को, 4 मैं जानता हूँ बड़ी बात है, आप 2 जानिए, 3 4 जानते हैं, 5 6 जानते हैं, अच्छी बात है। कम से कम एक ज़बान को और जानिए, क्योंकि किसी दूसरी ज़बान की कोई अच्छी चीज़ यहाँ के 80% लोगों के लिए नहीं हो जाती है। हाँ। और उसी ज़बान की अच्छी चीज़ वहाँ के 50% लोगों के लिए ही नहीं होती है। तो आप 30% एडवांटेज में हैं। तो आप एक काम ये करिए, दूसरा शायरी के, कविता, इन सब से लगाव रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। इसके कई एपिसोड्स मैं पहले देख भी चुका हूँ। बहुत ही अच्छा उपक्रम है। हर व्यक्ति का अपने काम के साथ साथ किसी हॉबी से जुड़ा रहना एक बहुत अच्छी बात है। उन सभी लोगों को इनवाइट करना, उनसे बातचीत करना, उनकी कला आम लोगों तक पहुंचाना, जिसके ज़रिए उनका प्रेरित होना बहुत अच्छा है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा मल्हार कम्युनिकेशंस को इस उपक्रम के हेतु। नमस्कार। इस हॉबी टू बी डू मंच के ऊपर अलग अलग कलाकार हर सप्ताह आते हैं। यदि आपके नज़र में भी कोई, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कलाकार है, किसी के पास में कुछ अलग हुनर है, तो ज़रूर हमें संपर्क करें। हम उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उनकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।